कभी सोचा है किसी इंसान के जीवन की कीमत सिर्फ इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उसका जन्म कहीं और हुआ। कभी सोचा है समाज में किसी को मंदिर के पास तक जाने नहीं दिया जाता, किसी को पानी भरने नहीं दिया जाता, किसी को एक ही छत के नीचे बैठने नहीं दिया जाता, सिर्फ इसलिए कि वो एक निचली जाति में पैदा हुआ। आज हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिराव फुले की महान पुस्तक गुलामगिरी के पहले और सबसे महत्वपूर्ण विचार की, जो पूरे समाज की जड़ को हिला देता है। जाति आधारित भेदभाव समाज की सबसे बड़ी बुराई है। नारे, भाषण और किताबें बहुत है, लेकिन जाति आधारित भेदभाव क्या होता है? ये सिर्फ मंदिर में न जाने देने की बात नहीं है, ये सिर्फ कुएं से पानी न भरने देने की बात नहीं है, ये सिर्फ छुआछूत की बात नहीं है, ये मानसिक गुलामी है। ऐसी गुलामी जिसने एक इंसान को दूसरे इंसान का मालिक बना दिया। ऐसी गुलामी जिसने इंसान की मेहनत को उसके जन्म के आधार पर कमतर कर दिया। ऐसी गुलामी जो एक को ऊंचा और दूसरे को नीचा घोषित करके पीढ़ियों से चलती चली आई। फुले ने लिखा, ये सिर्फ असमानता नहीं, ये एक सोची समझी व्यवस्था है जो कमजोर को कमजोर बनाए रखने के लिए बनाई गई है। जाति कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, ये इंसानों द्वारा बनाई गई एक नकली दीवार है। और इस दीवार के कारण समाज में तीन बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। एक, समाज आपस में बंट जाता है, हर जाति अपने आप को श्रेष्ठ या निम्न मानने लगती है। दो, अच्छे प्रतिभाशाली लोग दब जाते हैं, कई लोग बुद्धिमान होते हुए भी जाति की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। तीन, विकास रुक जाता है, जब समाज एकजुट नहीं होता तो राष्ट्र की प्रगति भी नहीं होती। ये ठीक वैसा है जैसे एक मशीन के 20 पुर्जे हों और उनमें से 5 पुर्जे जंग खा जाएं तो भले ही बाकी 15 सही हों, पूरी मशीन चल नहीं पाएगी। फुले कहते हैं, ये शोषण अचानक नहीं हुआ, इसे समझदारी से डिजाइन किया गया। कैसे? सबसे पहले कुछ लोगों ने ये झूठ फैलाया कि वे भगवान के सीधे बेटे हैं। फिर उन्होंने दावा किया कि बाकी लोग उनकी सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। फिर उन्होंने पवित्रता और अपवित्रता के नकली नियम बनाए। फिर उन्होंने शिक्षा पर कब्जा कर लिया और अंत में उन्होंने ये सिस्टम इतना मजबूत कर दिया कि लोग खुद ही खुद को नीचा समझने लगे। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। गुलाम से भी बड़ी गुलामी है अपने आप को गुलाम मान लेना। कल्पना कीजिए, एक गांव है, गांव के बीच में एक कुआं है, लेकिन उस कुएं का पानी सिर्फ उन लोगों के लिए है। फुले ने कहा था, सबसे बड़ा अन्याय वो है जो इंसान के मन को तोड़ दे। जाति आधारित भेदभाव से व्यक्ति आत्मविश्वास खो देता है, खुद को कमतर समझने लगता है, अपनी क्षमता पर शक करने लगता है, बड़े सपने देखने का साहस नहीं करता, संघर्ष करते करते थक जाता है, समाज पर से भरोसा खो देता है। ये सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं है, ये मानसिक स्वास्थ्य की भी समस्या है। जो खुद को ऊंची जाति कहते हैं, बाकी लोगों को दो विकल्प है, या तो मीलों दूर जाकर पानी लाओ या फिर प्यासे रहो। ये सिर्फ पानी की बात नहीं है, ये सम्मान का सवाल है। और ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ गांव में नहीं है, ये शहरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, दफ्तरों में, यहाँ तक कि आज के डिजिटल युग में भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। जाति प्रथा ने शिक्षा रोकी, नवाचार रोका, यूनिटी रोकी, आर्थिक प्रगति रोकी, वैज्ञानिक सोच रोकी। इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे राष्ट्र पर पड़ा। भारत का जो विकास दुनिया से पीछे रह गया, उसका एक बड़ा कारण जाति व्यवस्था भी है। अगर एक पूरा वर्ग सिर्फ झाड़ू लगाने या बोझ उठाने तक ही सीमित रहेगा तो समाज शिक्षा और विज्ञान में कैसे बढ़ेगा? फुले ने कहा था, जाति मिटाओ, इंसान बचाओ। उनके विचार थे, जन्म नहीं, कर्म से पहचान हो, सभी को शिक्षा मिले, सभी के लिए समान अवसर हो, समाज में किसी को नीचा न समझा जाए, निर्णय क्षमता और नेतृत्व हर किसी में है। उनके विचार आज भी आधुनिक समाज के लिए दिशा दिखाते हैं। एक युवक था, नाम मान लीजिए रामू। रामू खेतों में काम करता था, बुद्धिमान था, समझदार था, मेहनती था, लेकिन स्कूल में उसे आखिरी बेंच पर बैठाया जाता, कभी कभी बाहर खड़ा कर दिया जाता। उसके साथ खाने वाला कोई नहीं था, उसके टिफिन को कोई छूता नहीं था। अक्सर उसे कहा जाता, तुम लोग पढ़ने के लिए नहीं बने हो। रामू टूटता गया, लेकिन एक दिन उसने गुलामगिरी पढ़ी और पहली बार उसे एहसास हुआ, मैं गलत नहीं हूं, सिस्टम गलत है। यहीं से शुरू होता है बदलाव। आज हम क्या कर सकते हैं? जाति आधारित सोच को खुद से निकालें, बच्चों को बराबरी की शिक्षा दें, सोशल मीडिया पर कास्ट हेट को रोकें, अपने आसपास अन्याय देखें तो आवाज उठाएं, प्रतिभा को जन्म से नहीं योग्यता से पहचानें,
बदलाव समाज से नहीं, हमारी सोच से शुरू होता है। जब तक एक भी इंसान जाति के नाम पर अपमानित होता रहेगा, तब तक ये समाज सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं कहलाएगा। जाति एक जहर है और इसे खत्म करना हम सभी की जिम्मेदारी है। फुले का संदेश आज भी उतना ही शक्तिशाली है। मानवता सबसे पहले, बाकी सब उसके बाद। ऊंच नीच की व्यवस्था प्रकृति ने नहीं, मनुष्यों ने अपने फायदे के लिए बनाई है। धीमी संगीत, हल्की हवा की आवाज, कैमरा आसमान से धरती की ओर जूम। जब इंसान पैदा होता है, वो रोते हुए आता है, हंसना सीखता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है। प्रकृति हर बच्चे को एक जैसा बनाती है। 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, एक दिल, एक दिमाग। अगर प्रकृति ने किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बनाना होता, तो क्या वो सबको एक ही तरीके से जन्म देती? यही सवाल महात्मा ज्योतिराव फुले ने उठाया। उन्होंने कहा, ऊंच नीच की व्यवस्था प्रकृति की नहीं, इंसानों की बनाई हुई है, और यही विचार पूरे समाज की जड़ को हिला देता है। आइए सोचते हैं, प्रकृति ने किसी जगह नहीं लिखा कि भला जाति ऊंची है, फला जाति नीची है। नदियां किसी विशेष जाति के लिए अलग नहीं बहती। सूरज किसी खास वर्ग को अलग प्रकाश नहीं देता। बारिश किसी जाति पर ज्यादा और किसी पर कम नहीं होती। हवा सांस लेने के लिए सबको बराबर मिलती है। अगर प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया, तो इंसान क्यों करता है? फुले कहते हैं, ऊंच नीच का कोई भी नियम प्रकृति से नहीं आता, ये इंसानों द्वारा बनाया गया है। मानव इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि शक्ति और सत्ता रखने वाले लोगों ने अपने फायदे के लिए समाज को बांट दिया। इस प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। 1. सत्ता पर कब्जा। कुछ लोग अपने आप को समाज का नेता घोषित कर लेते हैं। 2. धार्मिक या पौराणिक कहानी गणना। वे ऐसी कहानियां बनाते हैं जिसमें वे खुद को श्रेष्ठ और पवित्र बताते हैं। 3. कानून और नियम बनाना। धीरे धीरे वो व्यवस्था बनाते हैं कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं। 4. शिक्षा पर नियंत्रण करना। जो शिक्षा पर कब्जा कर लेता है, वो भविष्य पर कब्जा कर लेता है। 5. ताकत का डर और पाप पुण्य का डर फैलाना। लोगों को डराया जाता है कि नियम तोड़ने पर भगवान नाराज हो जाएगा। यही नकली ऊंच नीच की व्यवस्था की असलियत है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों ने इन नकली नियमों को माना क्यों? इसका कारण 3 बातें हैं। 1. भय, फियर। धार्मिक और सामाजिक डर लोगों के मन में उतार दिया गया। 2. अज्ञानता, इग्नोरेंस। जब शिक्षा नहीं होती तो इंसान सवाल नहीं करता। 3. परंपरा, ट्रेडिशन। जब कुछ पीढ़ियों तक चलता रहता है तो लोग मानने लगते हैं कि यही सच है। फुले कहते हैं, परंपरा वही सही है जो इंसान को आगे बढ़ाए, जो इंसान को बांटे नहीं। कल्पना कीजिए, एक ही अस्पताल में 2 बच्चे जन्म लेते हैं। दोनों एक ही तरह रोते हैं, एक ही तरह दूध पीते हैं, एक ही तरह सोते हैं। लेकिन जैसे ही वे बड़े होने लगते हैं, समाज उन्हें अलग अलग पहचान देने लगता है। एक बच्चे को कहा जाता है, तू ऊंची जाति का है, तू पवित्र है, तू नेता बनेगा। दूसरे बच्चे से कहा जाता है, तू नीची जाति का है, तू इसका काम कर, तू पढ़ने के लिए नहीं बना है। सोचिए, दोनों में क्या फर्क था? कुछ भी नहीं। फर्क समाज ने पैदा किया, प्रकृति ने नहीं। ऊंच नीच की व्यवस्था इसलिए बनाई गई क्योंकि कम मेहनत करके ज्यादा अधिकार चाहिए था। कुछ लोग चाहते थे कि वे बस आदेश दें और बाकी लोग काम करें। शक्ति पर हमेशा नियंत्रण रखना था। अगर सभी बराबर हो जाते तो सत्ता का खेल खत्म हो जाता, और जो एकजुट नहीं होता उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए ऊंच नीच की व्यवस्था बनाना शोषण की सबसे आसान रणनीति थी। फुले ने समाज को वैज्ञानिक नजरिए से देखने की सीख दी। उनका तर्क बहुत सरल था। सभी मनुष्य एक ही तरह जन्म लेते हैं, सभी के खून का रंग एक ही है, सभी को भूख, प्यास, दर्द एक जैसा लगता है, सभी को सीखने और समझने की क्षमता मिलती है। अगर प्रकृति ने सबको बराबर बनाया तो समाज ने उन्हें अलग क्यों किया? फुले कहते हैं, जो व्यवस्था प्रकृति के खिलाफ हो वो टिक नहीं सकती। एक कहानी सुनिए। एक गांव में 2 कुएं थे, एक ऊंची जाति के लिए, दूसरा नीची जाति के लिए। लेकिन एक बार सूखा पड़ गया और नीची जाति वाला कुआं सूख गया। जब लोग ऊंची जाति के कुएं पर पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। अरे ओ, दूर हटो, तुम्हारी छाया भी इस पानी को अपवित्र कर देगी। औरत डर से कांप जाती है, पानी नहीं भरती, प्यास रहती है। ये कोई कहानी नहीं, ये इतिहास है, अनगिनत सच्चाइयों का इतिहास। फुले कहते हैं, सबसे खतरनाक गुलामी वो है जब गुलाम को ये यकीन दिला दिया जाए कि वो गुलाम बनने के लिए ही पैदा हुआ है। शूद्रों और अतिशूद्रों को यही सिखाया गया, तुम नीच हो, तुम अछूत हो, तुमसे भगवान नाराज है, तुम्हें यही काम करना चाहिए, तुम्हारी औकात यही है।
जब पीढ़ियों तक कोई सुनता है तो वो सच मान लेता है। यही मनोवैज्ञानिक दास्ता थी। एक बच्चा था, नाम मान लीजिए गोपाल। गोपाल बेहद होशियार था, गणित में तेज, पढ़ाई में सबसे आगे, लेकिन स्कूल में उसे आखिरी बेंच पर बैठाया जाता, कभी कभी बाहर खड़ा कर देते। एक दिन टीचर ने गोपाल से कहा, तुम्हारी जाति का कोई पढ़ लिख कर क्या करेगा, जाओ जाकर वहीं काम करो जहां तुम्हारे लोग करते हैं। गोपाल रोते रोते घर आया। उसकी मां ने कहा, बेटा ये समाज की सोच है, तुम्हारी नहीं। लेकिन सोचिए उस बच्चे पर क्या बीतती होगी। फुले यही दर्द दिखाना चाहते थे। फुले ने अपने ग्रंथ में बताया कि कैसे धार्मिक कहानियों और पुराणों को ऐसे मोड़ा गया कि शूद्रों को नीचा दिखाया जा सके। देवता हमेशा ब्राह्मणों के पक्ष में दिखाए गए, दास जातियों को राक्षस बताकर बदनाम किया गया। ये कहा गया कि शूद्र दूसरा जन्म लेकर ही अच्छे बन सकते हैं। कर्म और पाप की मनगढ़ंत कहानी बनाई गई, यानी जो इतिहास असली था। फूले का मानना था, हथियार से युद्ध जीता जा सकता है, लेकिन शिक्षा से समाज जीता जा सकता है। शिक्षा सिर्फ किताब पढ़ने का नाम नहीं, शिक्षा है सोचने की कला, सवाल करने की शक्ति, गलत को चुनौती देने का साहस, अपने अधिकार समझने का ज्ञान और सबसे बड़ी बात, मानसिक गुलामी से मुक्ति। फूले कहते हैं, जहां शिक्षा नहीं वहां स्वतंत्रता सिर्फ एक सपना है। सदियों तक शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षा से दूर रखा गया। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। 1, सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखना, अगर लोग पढ़ जाते तो सवाल करते। 2, शोषण को चुनौती का डर, अगर लोग समझदार हो जाते तो अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते। 3, धार्मिक डर फैलाना, ये कहा गया शूद्र पढ़ेंगे तो पाप होगा, शूद्र पढ़ेंगे तो समाज टूट जाएगा। सच्चाई ये थी, शिक्षा मिली होती तो सत्ता का खेल खत्म हो जाता। कल्पना कीजिए, एक खुला आंगन, एक ऊंचा मंच, मंच पर बैठे कुछ लोग पढ़ रहे हैं, शास्त्रों का ज्ञान ले रहे हैं। नीचे खड़ा एक बच्चा धूल में खेल रहा है, उसका मन पढ़ने को मचल रहा है। वो धीरे से एक पन्ना उठाता है और पढ़ने की कोशिश करता है। तभी एक कठोर आवाज आती है, अरे ये तुम्हारा काम नहीं, किताब हाथ लगाई तो हाथ तोड़ दूंगा। वो बच्चा डर जाता है, पन्ना गिरा देता है। यही उन पीढ़ियों की कहानी है जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। महात्मा फूले ने जब पहला स्कूल खोला तो उन्हें कई तरह की गालियां दी गईं। कहा गया कि वे धर्म का नाश कर रहे हैं, कहा गया कि वे सामाजिक व्यवस्था तोड़ रहे हैं। उनका बहिष्कार हुआ, उन्हें मारने की धमकी मिली, उनके घर पर पत्थर फेंके गए। लेकिन फूले रुके नहीं। उन्होंने कहा, जिस सज्जन ने समाज को अज्ञान में रखा है उसे शिक्षा से ही हराया जा सकता है। उन्होंने शूद्रों के लिए स्कूल खोला, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, किसानों के बच्चों को शिक्षा दी, जाति पाति से ऊपर उठकर पढ़ाई करवाई। समाज को समझाया कि ज्ञान किसी की संपत्ति नहीं, ये भारत की असली क्रांति थी। शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शिक्षा दिमाग खोलती है, गलत पर सवाल उठाती है, तर्क पैदा करती है, डर मिटाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, समानता का भाव जगाती है, व्यक्ति को खुद खड़ा होना सिखाती है। सबसे बड़ी बात, शिक्षा वो जादू है जो गुलाम को आजाद बना देती है। फूले ने कहा, जिस दिन शूद्र शिक्षित हुआ उसी दिन उसका शोषण खत्म हो जाएगा। कल्पना कीजिए, एक लड़की मुक्ता। मुक्ता को पढ़ने का बहुत शौक था। वो मिट्टी पर छड़ी से अ अक्षर लिखती, लेकिन समाज कहता, लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत, लड़की पढ़ जाएगी तो बिगड़ जाएगी, पढ़ाई ऊंची जातियों की चीज है। एक दिन फूले के स्कूल की खबर मुक्ता तक पहुंची। वो चुपके से स्कूल गई। सावित्रीबाई फूले उसे प्यार से बुलाती हैं और बोलती हैं, बेटी पढ़ाई तुम्हारा अधिकार है। मुक्ता पढ़ना शुरू करती है और इतिहास बदलने लगता है। उसी तरह हजारों लड़कियों की जिंदगी बदली। आज भी ये संदेश उतना ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा हमें देती है बेहतर सोच, बेहतर करियर, बेहतर सामाजिक स्थिति, बेहतर आत्मविश्वास और जागरूकता। लेकिन सिर्फ डिग्री नहीं, असली शिक्षा वो है जो इंसान को इंसान समझने की शक्ति दे। आज हमें समाज में 5 चीजें बदलनी है। हर बच्चे को बराबर शिक्षा का अधिकार, शिक्षा में जाति धर्म की बाधा खत्म, गरीब परिवारों के लिए शिक्षा आसान बनाना, लड़कियों को खुलकर पढ़ने देना, नई पीढ़ी को अंधविश्वास की जगह विज्ञान सिखाना। फूले कहते थे, शिक्षा हो तभी समाज उठेगा, बिना शिक्षा समाज सिर्फ भीड़ है। बच्चों को शुरू से सिखाओ, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हर इंसान सम्मान के लायक है। जन्म नहीं, कर्म बड़ी चीज है। किताब सबकी है, क्योंकि बच्चे वही बनते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। गुलामी तलवार से नहीं, अज्ञान से शुरू होती है, और आजादी तलवार से नहीं, शिक्षा से शुरू होती है।
महात्मा फूले का संदेश आज भी चमकता है। ज्ञान बांटो, डर नहीं। शिक्षा फैलाओ, गुलामी मिटाओ। हर बच्चा पढ़ेगा तभी समाज उठेगा।